प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा जो कृतिका का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत ही रुचिकर है। इसमें हमने लेखिका की नानी के बारे में, इनकी माँ के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। इनकी माँ के बारे में बताया गया कि वो भारतीय नारियों जैसी नहीं थी, ना अपने बच्चों से लाड करती थी, ना खाना बनाती थी, और इनकी जो 5 बेटियां थी ना उनको अच्छी शिक्षा देती थी। कुछ इनकी परदादी के बारे में बताया कि जैसे ही इनकी माँ गर्भवती हुई तो वे मंदिर में गई और इन्होंने मन्नत मांगी कि हमारी बेटी का, हमारी पतोहू का पहला बच्चा लड़की होना चाहिए। फिर उसी मन्नत को इनकी माँ मंदिर में जाती और दोहराती रहती। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने इनकी माँ की मन्नत को इस तरह से सुना कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 बेटियां उनको दी। तो भगवान का तो सीधा संबंध था इनकी माँ के साथ। एक नामी चोर भी जो इनके घर में घुसा था वह भी इनकी माँ से प्रभावित होकर खेती करने लग गया था, चोरी को छोड़कर। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो लेखिका हमें बताती है कि हम बहनों को अपना निश्चय बनाए रखने की छूट थी, तो इस वजह से हम लेखिका बनी, हमारा भाई भी लेखक बना। और हम ना थोड़ी सी, जैसे मेरी नानी ने, मेरी माँ ने, मेरी परदादी थोड़ी सी परंपरा से अलग रही, तो हमने भी ऐसे ही परंपराओं का कम ही निर्वाह किया, मतलब थोड़ी सी लीक से खिसक कर हम चले। ठीक है, तो आज जो लेखिका वो बताती है कि हम जो 5 बहनें थी इन सभी के 2-2 नाम रखे गए। और बाहर वालों ने कई बार कहा कि मेरे पिताजी से कि 5 बेटियां हैं, क्या 5 से मन नहीं भरा जो सभी के तुम 2-2 नाम रखते जा रहे हो। तो लोगों की बातें सुनकर इनके पिताजी को काफी दुख हुआ। और जो लास्ट में जो इनकी 2 बहनें हुई, रेणु और अचला, इनके उन्होंने फिर 1-1 ही नाम रखे, 2-2 नाम नहीं रखे। और सबसे लास्ट में हुआ था इनका भाई जिसका नाम था राजीव, जो बाद में लेखक बना। इनकी बहन अचला हिंदी में नहीं लिखती थी, वह अंग्रेजी में लिखती थी क्योंकि वह लेखिका से 8 साल छोटी थी। और इनका भाई और जो इनकी बहन थी मंजुला, ये हिंदी में ही लिखती थी। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। कुछ एक नई बातें और भी हमें इसमें पढ़ने को, समझने को और याद करने को मिलेंगी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दूर योग से मैं बीमार थी। तो उस वक्त लेखिका कहते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, सब जश्न मना रहे थे, तो उस वक्त मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो लेखिका को क्या हो गया था? टाइफाइड। और लेखिका ने काफ़ी रोई धोई, लेकिन डॉक्टर ने इसको फिर भी इजाज़त नहीं दी कि वो इंडिया गेट जाकर भारत देश के आज़ाद होने का जो जश्न मनाया जा रहा था वहाँ ये चली जाए। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। और जो डॉक्टर थे ना, जो इनके पास आए थे, बीमार थी लेखिका, तो वे कौन थे? इनके नाना के पक्के मित्र, बल्कि उनसे ज़्यादा नाना। हो जाता है जैसे कोई आपके नाना के मामा के मित्र होते तो आप उनको भी उनसे ज़्यादा मानने लग जाते हो। और इसी कारण इनके पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, काफ़ी रोई लेखिका। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया टूट जाने पर रोया होगा? मैं इतनी रोई जैसे किसी बच्चे के पास एक ही गुड़िया है और वो टूट जाती है, और बच्चा जब रोता है उससे भी कहीं ज़्यादा रोई लेखिका। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। तब लेखिका 9 साल की थी जब भारत देश से आज़ाद हुआ था। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहल जाती, इतनी छोटी भी नहीं थी कि कोई मुझे गुड़िया दे और मैं बहल जाऊं, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तक समझती। और जैसे 9 साल का बच्चा है वो इतना समझ नहीं पाता कि डॉक्टर क्यों नहीं जाने देना चाहता मुझे। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा दिए। तो इनके पिताजी काफ़ी तंग आए क्योंकि घर पर इनके पिताजी और लेखिका दोनों ही थे। तो जब ये चुप नहीं हुई तो इनके पिताजी ने क्या किया, इनको एक उपन्यास पकड़ा दिया जो था ब्रदर्स कारामजो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। किताबें पढ़ने का मिराक होता है बेटे, कीड़ा, जैसे किताबी कीड़ा कह देते हैं, इसको मानसिक रोग था कि किताबें मिली तो फटाफट से पढ़ने बैठ जाती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे,
तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। तो थोड़ी देर बाद जब लेखिका थक जाती है रोकर, तो थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या देखा कि परिवार के ना सभी सदस्य जा चुके हैं, सिर्फ मेरे पिताजी हैं यहाँ, और वो भी दूसरे कमरे में क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। तो एक बार जब उन्होंने वो उपन्यास पढ़ना शुरू किया ना, तो इसके बाद लेखिका को इतना समय भी नहीं मिला कि वो दोबारा रो सके। आगे है, उस वक्त ब्रदर्स का आराम जो मुझे देने की मैं क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। देखो 9 साल का बच्चा एक उपन्यास नोवेल उसको दे दिया पढ़ने के लिए, क्या तुक था उसका। लेखिका को यह बात उस समय समझ नहीं आई, वह अब तक मैं नहीं जानती कि किताब कितनी समझ आई। लेखिका को अब तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें से मुझे कौन कौन सी बातें समझ आई थी, क्योंकि 9 साल की थी, उपन्यास पढ़ा था, पता नहीं क्या क्या चीजें इनको समझ आई और क्या नहीं। क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए, क्योंकि उसके बाद ना इन्होंने उस उपन्यास को काफी बार पढ़ा और उसमें जो चैप्टर थे ना वो गड़मड़ हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा और कितना बाद में कहना मुश्किल है। कितना पहली बार लेखिका को समझ में आया था और कितना बाद में ये लेखिका जान ही नहीं पा रही। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। लेकिन उसमें एक चैप्टर था जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर आधारित था। ठीक है, वो लेखिका ने जब पहली बार पढ़ा, लेखिका को वह पहली बार पढ़ने में ही समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ये भी तो लेखिका के साथ अत्याचार ही हो रहा था, और लेखिका भी उस वक्त क्या थी, कम उम्र की बच्ची थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा। जो चैप्टर इन्होंने बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार के बारे में पढ़ा ना, उम्र के हर पड़ाव पर लेखिका को याद रहा। मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाव को प्रभावित करता रहा। मतलब जो चैप्टर था लेखन, ये बाद में जैसे लेखिका बनी तो इनके लेखन को भी काफी प्रभावित किया इन्होंने। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, वे 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां और कंठ गुलाब आदि जो उपन्यास के कई अंश थे ना, ये सारे काफी प्रभावित हुए जो इन्होंने उस चैप्टर में पढ़े थे, जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर आधारित था। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। तो जैसे निस्तों रखने की छूट तो थी ही, साथ ही लेखिका की माँ ने शायद ये भी मांगा होगा कि मेरे बच्चियों के मन में ना कभी हीन भावना ना आए कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। देखो, नानी भी परंपरा से थोड़ी अलग चले इनकी, माँ भी परंपरा से जो भारतीय नारियों जैसी होती वैसी इनकी मम्मी नहीं थी, और परदादी ने भी परंपरा से अलग क्या किया था, पहला बच्चा लड़की मांगी थी। तो इस तरह इनकी जो ये थी, माँ थी, नानी थी और परदादी, इन्होंने क्या किया, इनकी परंपरा को बरकरार रखा और लीक पर नहीं चली ये 5 बहनें। पहली लड़की, अब इनके बारे में बताया, पहली लड़की कौन थी, नाम याद रखने ये हमें बहुत अच्छे से। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का था मंजुल। तो घर का नाम तो था इसका रानी, बाहर उसको मंजुल के नाम से जाना गया। लेखिका का अवतार हुआ, ठीक है, लेखिका बनी मंजुल भगत के, यानी शादी के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ भगत लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, ठीक है, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर ये भगत बन गई। मतलब शादी के बाद जब इन्होंने लिखना शुरू किया, पहले नाम था इनका मंजुल, शादी के बाद हो गया मंजुल भगत। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम था उमा, बाहर का मृदुला। याद रखने बेटे, बड़ी बहन थी मंजुल, घर का नाम था रानी, उसके बाद थी लेखिका, घर का नाम था उमा, बाहर का था मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। लेखिका ने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया था, इसलिए उनका नाम भी शादी के बाद क्या रख लिया इन्होंने, मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे पहले कुछ नारीवाद का चलन चला हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। तो जब लेखिका ने लिखना शुरू किया, इनकी बहनों ने लिखना शुरू किया, तो उस वक्त ना नारियों के समर्थन में बातें चली हुई थी। उसी वक्त एक बात रखी गई कि शादी के बाद कोई भी लड़की अपना नाम नहीं बदलेगी। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। तो मन्नू भंडारी ने भी नाम बदला था, इसी
तरह उनका एग्जाम्पल देके पूछते कि आप लोगों ने नाम क्यों बदल लिया है। हमारे पास इसका कोई अच्छा सा जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है कि नाम क्यों बदला, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अगर हमने नाम बदल लिया तो हमारी जो पर्सनैलिटी थी ना, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। तो वो कहने वाले तो इनके पापा को ये भी कहते थे कि आपकी 5 बेटियां हैं, उनका एक नाम ही काफी होता, सभी के 2-2 नाम रखने की क्या जरूरत थी। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी, बाहर का था चित्रा। लेखिका का घर का नाम क्या था? उमा। ठीक है, तो इनसे लेखिका से जो छोटी थी ना, उनका घर का नाम था गौरी, बाहर का था चित्रा। वह लिखती नहीं थी, 5 बहनें थी ना, 3 ही बनी थी लेखिका। उनका कहना था इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। तो वह कहती थी कि अगर मैं भी लिखूंगी तो तुम जो लिखोगी ना, उसको कौन पढ़ेगा। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। इसके बाद जैसे 2 बेटियां और हुई तो इन्होंने इनका ना एक ही नाम रखा, एक का था रेणु, दूसरी बेटी का था नाम अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। तो अचला भी लेखिका बनी, ठीक है, और राजीव भी। तो बची कौन बेटे? रेणु और चित्रा, ये लेखिका नहीं बनी। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की राज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। तो जो अचला लेखिका बनी ना, तो ये हिंदी की लेखिका नहीं, मतलब इंग्लिश में लिखती थी, हिंदी में नहीं लिखती थी। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, लेकिन राजीव किस में लिखने लगा? राजीव भी फिर बाद में हिंदी में लिखने लगा था। यानी ये जो 3 बहनें थी ना, जो लेखिका बनी थी, इनमें से 2 तो हिंदी में लिखती थी, लेकिन जो इसकी तीसरी बहन थी ना अचला, ये इंग्लिश में लिखती। तो इनका एक भाई था जो राजीव, वह भी हिंदी भाषा में ही लिखता था। लेखिका ने बताया कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हमारे परिवार के सभी सदस्य इंडिया गेट गए हुए थे, क्योंकि वहां आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन लेखिका उस समय बीमार थी, उनको टाइफाइड हो चुका था, तो डॉक्टर ने उनको जाने की इजाजत नहीं दी। और इनके जो डॉक्टर थे वो इनके नाना के परम मित्र थे, मतलब नाना से भी ज्यादा मानते थे इनको। इस वजह से इनके पिताजी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने भी फिर इनको कुछ नहीं कहा कि तुम जाओ या ना जाओ। तो लेखिका वहां नहीं गई, काफी परेशान, काफी रोई लेखिका। तो इनके पिताजी ने इनको एक उपन्यास दे दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारांचो। लेखिका 9 साल की थी, इसको समझ ही नहीं आया कि इस नॉवल में मैं जो पढ़ रही हूँ इसमें क्या लिखा है। इसके बाद भी लेखिका ने कई बार उसको पढ़ा, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई, क्योंकि बाद में ना सभी चैप्टर मिक्स हो गए। लेकिन एक चैप्टर ऐसा था जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, वो लेखिका को बहुत अच्छे से याद हो गया। क्यों याद हो गया? क्योंकि उस समय लेखिका के साथ भी अत्याचार हो रहा था। परिवार के सभी सदस्य तो जश्न मना रहे थे, वो लेखिका बीमार थी, अकेली थी घर पर। पिताजी थे, वो भी किताब पढ़ रहे थे। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि वो चैप्टर में लेखन को भी काफी प्रभावित करता रहा। लगभग हर एक चैप्टर में जब इन्होंने बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर लिखा तो उस चैप्टर की कुछ एक बातें इन्होंने हर जगह लिखी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रुचिकर ढंग से ही लगातार पढ़ते चलना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी तीज।